हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी भी पूरे अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस चैप्टर का जितने भी आने वाले क्वेश्चन है वो सारा के सारा आपको जो है एक ही वीडियो में मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस क्लास को पूरे के पूरे बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो। इसमें जो है आपको लॉन्ग टैप और शॉर्ट टैप दोनों तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इतना विश्वास रखिए कि यदि जो आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम जो होगा उसमें से जितना भी ये सब्जेक्ट से आता है, इस चैप्टर से सारा का सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें। जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक, जनसंख्या घनत्व को कहते, घनत्व का मतलब होता है कि ढेर सारी चीजें है ना, वो कुछ भी हो ढेर सारा हो तो बोलेंगे वहां का घनत्व अधिक है, और कोई जगह पे जहां कोई चीज कम हो तो बोलेंगे घनत्व कम है। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व आखिर पॉपुलेशन डेंसिटी होता क्या। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर निवास करने वाली लोगों की संख्या को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। देखिए, जो एक वर्ग किलोमीटर जो एरिया होता है, प्रति वर्ग कहने का मतलब होता है एक वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर की जो एरिया है उस पर जितना जनसंख्या रह रही है, जितना जनसंख्या निवास कर रही है, उसको हम क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। लोगों को, संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। इसे अंक गणितीय घनत्व या मानव भूमि अनुपात भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के तौर पर अगर बोला जाए तो हमारे पास देखिए एक घर, मतलब कितना जमीन है, मान लिया जाए ये 5 कट्ठा, और ये इतना जमीन है, ये भी क्या है 5 कट्ठा। ठीक है, उदाहरण के लिए समझिएगा, यहाँ पर जो है बाबू 100 व्यक्ति रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं, 100 व्यक्ति रह रहे हैं, है ना। या फिर और यहाँ पर जो है इस एरिया में जो है 500 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक, तो दोनों अगर एरिया बराबर है लेकिन लोगों की संख्या क्या है, यहाँ कम है और इसकी अपेक्षा यहाँ ज्यादा है, तो इस स्थिति में हम बोलेंगे कि जहाँ का जनसंख्या कम होगा वहाँ जनसंख्या कम, घनत्व भी कम होगा, और जहाँ जनसंख्या अधिक होगी वहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक होगा। लेकिन वहाँ का एरिया के अनुकूल हम देख सकते हैं, यहाँ पर एरिया अगर बराबर था तो हम बोल दिए कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक और यहाँ का कम है। लेकिन अगर ऐसा होता कि यहाँ का एरिया कम रहता और यहाँ का एरिया ज्यादा रहता और जनसंख्या ज्यादा रहता, तब हम ये नहीं बोल सकते थे, ठीक है, कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व अधिक है। चलिए, जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या का औसत संख्या होता है। ठीक है, इसका अगर सूत्र बोले निकालने के लिए, अगर कोई बोलेगा कि जनसंख्या घनत्व निकालो, तब हम क्या बोलेंगे कि जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। जनसंख्या बटा क्षेत्रफल क्या होगा, जनसंख्या, जो जनसंख्या होता है उसका जो है क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, अगर आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ मोबाइल लेके ऐसे देखते मत रहिए। देखने से क्या होगा कि अभी आप पढ़िएगा तो आपके दिमाग में तो अट जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है आप सारा का सारा क्वेश्चन भूल जाइएगा, और नतीजा होगा कि एग्जाम में आएगा तो जैसे पढ़िएगा क्वेश्चन तो लगेगा ये क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, जानते थे, लेकिन क्या होगा कि आंसर नहीं पता रहेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि जब भी बैठिए तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए और उसको क्या कीजिए कि उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप समझ भी लीजिएगा और फिर बाद में आप रिवीजन भी कर लीजिएगा। आप जितना मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिएगा आपके लिए उतना ही प्रॉफिट होगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या लिंगानुपात कहलाता है। ठीक है, 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। ठीक, इसका अगर निकालना बोले तब क्या बोलेंगे, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 100। ठीक है, जितना पुरुष रहेगा उससे हम क्या करेंगे, स्त्रियों की संख्या में भागा दे देंगे गुने में 100 लगा के। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3।
इसमें पूछा गया कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर बताइए। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक क्या होता है? देखिए, प्रतिकर्ष कारक जो है यह प्रवास का वह कारक है जो लोगों को प्रवास, है ना, लोगों को प्रवास करने के लिए मजबूर कर देता है। यहाँ पर टाइप मिस्टेक है बाबू, सिर्फ प्र नहीं समझिएगा, प्रवास लिखा हुआ है, ठीक। लोगों को प्रवास करने पर मजबूर कर देता है, जैसे रोजगार, बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक अशांति, भूखमरी, आपदा, आर्थिक पिछड़ापन, महामारी जैसे प्रतिकूल जलवायु, ये सब क्या, ये सब वो वजह है जिसके वजह से लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अब आपको लगेगा कैसे, उदाहरण के तौर पर समझिएगा, लोग जो है बाहर कमाने जाता है, क्यों? अगर इस क्यों का जवाब आपके पास है तो ये क्वेश्चन भी समझ जाइएगा। लोग क्यों कमाने जाते हैं? इसलिए ताकि उसके पास जो बेरोजगारी है, भूखमरी है ना, खाने की चीजें नहीं है उसके पास, उसकी दशाएं निम्न है, वो पूर्ति हो सके, ठीक है। रोज लोग क्या होता है कि जब देश में राजनीतिक विद्रोह होता है तो एक देश से दूसरे जगह भाग जाते हैं, तो ये सब अशांति के कारण। भूखमरी, आप मजबूर हो जाइएगा एक जगह से दूसरे जगह जाकर कल कारखानों में कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, है ना। जलवायु, अब बताइए, हमारा बिहार अभी सही ठीक ठाक है जलवायु, यहाँ एक बार अचानक से एकदम पूरा पानी ही पानी, बारिश होने लगे एकदम 1 महीना तक, क्या लगता है कि कोई भी यहाँ टिक पाएगा? नहीं। उस स्थान पे लोग जाना चाहेंगे जहां बारिश नहीं होती होगी, ठीक है। तो ये जो प्रतिकर्ष कारक वही कारक है जो कि लोगों को प्रवास करने के लिए मजबूर कर देता है, और इसका कारण महामारी, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ापन, भूखमरी, है ना, राजनीतिक अशांति, यही सब होता है, ठीक है। प्रतिकर्ष कारक मुख्यतः प्रकृति के तरफ से आता है। जो प्रतिकर्ष कारक होता है वो जो है वो प्राकृतिक की ही देन है, प्राकृतिक के द्वारा किया गया विनाश है। लोग प्राकृतिक के वजह से ही एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं। अब समझिएगा अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, ये अपकर्ष कारक क्या होता है? यह वे कारक हैं जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब ये समझ लीजिए, प्रतिकर्ष कारक एकदम बदसूरत चीज है जिसे देखकर कोई भी भाग जाता है, और अपकर्ष कारक एकदम खूबसूरत चीज है जिसकी ओर हर कोई जाना चाहता है, ठीक। चलिए, वे कारक है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब अच्छा होगी। और हर कोई, जैसे आपके पास, अगर आपके पास पैसा है, ठीक, 10 रुपया है, कोई 10 रुपया में जो है एकदम बढ़िया सा सामान हीरा दे रहा होगा, और कोई 10 रुपया में कोयला दे रहा होगा, तो आप किसको सब खरीदेगा? अच्छा से अच्छा चीज को की ओर जाइएगा। तो उसी के जैसा ये है, ये क्या करता है? लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जैसे ही ये आकर्षित करता है तो इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं अच्छा चीज है, ठीक है। अर्थात अपकर्ष कारक आकर्षित करता है। क्या करता है? जैसे शांति और प्राणांगिक जीवन, ठीक है, संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु मतलब जैसा हमको जलवायु चाहिए उसके अनुकूल जलवायु, ठीक है। रहन सहन की अच्छी दशाएं, रोजगार, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, ये सब अगर मिल जाता है तब हम उसे अपकर्ष कारक कहते हैं। उच्च शिक्षा, लोग, आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि लोग जो है गांव से छोड़कर शहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। क्यों लोग जाते हैं? अगर गांव में रह रहा है तो अपना एरिया का है तो गया जाएगा, उससे ऊंचा जाना चाहेगा तो पटना जाएगा, उससे आगे जाना चाहेगा तो दिल्ली जाएगा। तो क्यों जाते हैं लोग? अगर ये क्यों का जवाब है आपके पास तो आप इस कारक को भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो है वो कारक है जो कि मनुष्य को अच्छे होने के कारण ये मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, और मनुष्य भी इसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इसमें खूबी है। खूबी क्या? संपत्ति की सुरक्षा देता है, ठीक है, अनुकूल जलवायु है, अच्छी दशाएं हैं, रोजगार है, ठीक है, शिक्षा की अच्छी दशाएं हैं, मतलब कि उचित व्यवस्था है, स्वास्थ्य का उचित व्यवस्था है। तो लोग कौन नहीं चाहेगा कि हमको बढ़िया चीज मिले। अब चौथा क्वेश्चन नंबर है, उत्प्रवास और अप्रवास को मतलब क्या होता है, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अप्रवास, देखिए, उत्प्रवास, अप्रवास, ये तो मतलब कि हिंदी तो थोड़ा अलग अलग है। इंग्लिशिया में देखिएगा, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन दोनों एक ही जैसा लग रहा है, सिर्फ यहाँ पर ई लिखा हुआ है, यहाँ पर आई लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ आई एम है, यहाँ सिर्फ ई है, इसी को ध्यान दीजिएगा।
किसी जनसंख्या या कोई व्यक्ति का उस जगह जाकर बसने की प्रक्रिया जहां के वह मूल निवासी नहीं है उसे आप्रवास कहते हैं। जहां के वे मूल निवासी नहीं है लेकिन जाकर बस रहे हैं, तो जो बसने की प्रक्रिया है, जो क्रियाएं हो रही है, घटनाएं घट रही है ना, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम आप्रवास कहेंगे। आकर बसना, देखो आप्रवास मतलब आकर बसना, ठीक है, आप्रवास। और जो व्यक्ति अपने निवास स्थान को छोड़कर नए स्थान पर जाकर बसे हैं वो अप्रवासी कहलाएगा। अगर हम जाकर बस रहे हैं तो हमारी जो बसने की क्रिया है वो क्या कहलाएगा, आप्रवास कहलाएगा। लेकिन जो हम बस रहे हैं तो हम क्या कहलाएंगे, हम अप्रवासी कहलाएंगे, ठीक है। अब उत्प्रवास क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जनसंख्या या फिर जनसंख्या अपने निवास स्थान या जन्म स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने के उद्देश्य से जाता है तो उस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। देखो, एक होता है जाकर बस जाना, एक होता है बसने के उद्देश्य से जाना। जैसे क्या होता है कि लोग जैसे कहीं कमाने गए और कमाने के दौरान उनका अच्छा खासा वहां वर्चस्व बन गया, पैसे रुपये अच्छे आने लगे, वहां जमीन ले लिया, घर ले लिया, बहुत संपत्ति बना ली वहां। तो कोई चाहेगा कि हम गांव में आकर रहे, तो वहां गया तो वही वो फिर बस गया, गांव में नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर घर से ही मन बना कर जाए कि हमें वहीं जाकर रहना ही है, वहीं बस ही जाना है, तब दोनों में अंतर होता है। अगर कोई जाकर बसने के उद्देश्य से गया तो कहलाएगा उत्प्रवास, लेकिन कोई जाकर बसा तो कहलाएगा आप्रवास, ठीक है। तो उत्प्रवास करने वाले व्यक्ति क्या कहलाएंगे, उत्प्रवासी कहलाएंगे। मूल अथवा जन्म स्थान को छोड़ने की प्रक्रिया उत्प्रवास अथवा नए जगह जाने की प्रक्रिया को आप्रवास कहते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक का उल्लेख कीजिए। भौगोलिक कारक में कौन कौन से आते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या को प्रभावित करने का मतलब जनसंख्या का कमना, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या की वृद्धि धीरे धीरे होना, जनसंख्या की वृद्धि तेजी से होना, मृत्यु दर अधिक होना, जन्म दर अधिक होना, जन्म दर कम होना। तो ये सब कारक किन वजह से जो है जनसंख्या कहीं अधिक होती है और कहीं कम होती है, ठीक है। तो जनसंख्या वहां बसना पसंद करती है जहां खाद्य पदार्थ, चावल, रोटी, दाल, सब्जी, भात, ये सब क्या उत्पादन अधिक होता है। खाने के लिए मनुष्य को, अगर भारतीय संस्कृति में देखा जाए तो खाने के लिए, खासकर बिहारी में, तो खाने के लिए जो है 3-4 चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आटा के लिए गेहूं, और चावल के लिए धान, सब्जियां और दाल, ये 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है खाने के लिए। अगर ये मिल गया तो बिहारी लोगों को इससे ज्यादा पिज्जा बर्गर की चॉइस नहीं रहती है, ठीक है। उत्पादन अधिक होती है तो लोग वहीं पर जाकर रहना पसंद करते हैं जहां पर हमें खाने के लिए साग सब्जी, चावल, दाल, गेहूं अच्छे से मिल जाए, ठीक है, या जहां उत्पादन अधिक हो। खाद्यान्न उत्पादन वहां अधिक होता है जहां की मिट्टी की उर्वरक शक्ति अधिक होती है। देखो, पहले ही लाइन में बोला गया कि लोग वहां रहना पसंद करेंगे जहां ये सब होगा, और ये सब कहाँ होगा, वही होगा जहां का जो है मिट्टी उर्वरक क्षमता वहां का अधिक होगा, तभी ना होगा। अथवा मृदा जो है, मृदा कृषि करने योग्य होते हैं, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक जनसंख्या बसती है और यहाँ मृदा गहन कृषि का आधार बन जाती है ना। वहां कौन सा दोमट मिट्टी में जो है बाबू कृषि अच्छा होता है, जिसकी वजह से आप जिस एरिया में देखिएगा, अगर आपको मिट्टी की जानकारी है तो आप पता लगाइएगा, जिस एरिया में जो है दोमट मिट्टी पाए जाएंगे उस एरिया में जनसंख्या घनत्व अधिक होगा, यानी कि जनसंख्या अधिक होगा, ठीक है। दूसरा कारक में है जलवायु। अब देखो, जलवायु का मतलब जो है वायुमंडलीय कारक। अगर बारिश ही, सिर्फ बारिश ही बारिश होगा, जनसंख्या रहना पसंद करेगा नहीं। गर्मी ही गर्मी, धूप ही धूप एकदम रहेगा 12 महीना, जनसंख्या रहना पसंद करेगा नहीं, है ना। तो अब बारिश भी हो जाए या फिर ठंड रहेगा एकदम जम्मू कश्मीर जैसा, तो बिहारी लोग तुरंत कुकड़ जाता है, इसको ठंड भी पसंद नहीं है, ठीक है। अति उष्ण अथवा ठंड मरुस्थलों में विषम जलवायु मानव को बसने के लिए असुविधाजनक होती है, ठीक है। मतलब कि वैसा अति उष्ण मतलब एकदम गर्म, या फिर ठंडा मरुस्थल, एकदम ठंडा जगह, ये सब जगह जो है विषम जलवायु
के कारण जो है मानव को बसने में असुविधाजनक होती है, मतलब कि बहुत प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है। लोग जो है इच्छा से नहीं रहना चाहते, लेकिन अब जैसे जम्मू कश्मीर वाला जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो वो इच्छा से नहीं रहना चाह रहे, वहां अब उनका मूल निवासी है वहां के, वही उनका घर है, वही उनका संपत्ति है, तो छोड़कर कहाँ जाए। अब वही वो पैदा ही हुए तो उनको तो वही जीवन यापन करना ही पड़ेगा। लेकिन हर कोई लोग चाहता है कि हमारे अनुकूल वातावरण हो। हमारे बिहार में भी गर्मी का मौसम है, कोई चाहता है गर्मी में रहे, जिसके पास पैसा हो रूम में एसी फैन लगा लेता है। तो लोग कोई नहीं चाहता कि हम विषम जलवायु वाले स्थान पर रहे, हर कोई चाहता है कि हमारे अनुकूल जहां जलवायु हो हम उस स्थान पर रहे। ठीक है, जहां की जलवायु मानव के लिए अनुकूल होती है, मानव वहां अत्यधिक बसना पसंद करता है। मानव के अनुकूल जहां की जलवायु होती है, मानव वही बसना क्या करता है, पसंद करता है। जैसे गर्मी के दिन में मानव ठंडे स्थान पर बसना पसंद करेंगे, तथा सर्दी के दिन में यानी ठंडा के दिन में गर्म स्थान पर बसना पसंद करेंगे। ठीक है, समझ में आया। जिस प्रकार से ठंडा के दिन में लोग चाय पीना पसंद करते हैं और गर्मी के दिन में लोग स्प्राइट पीना पसंद करते हैं, उसी प्रकार से हमारे रहने के लिए जलवायु की भी हम लोग की चाहत होती है कि काश ठंडा के दिन में गर्म वाले जगह पे मिल जाए जगह, और गर्मी के दिन में ठंडे वाले जगह पे मिल जाए तो कितना आरामदायक होगा, है ना। लोग चाहता है लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक, भूमि की आकृति भी चाहिए बाबू, है ना। भूमि की आकृति भी जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक में से एक कारक है। समतल मैदान जो है खेती करने के लिए उपयुक्त होते हैं अथवा आवास निर्माण के लिए भी उपयुक्त होते हैं, इसलिए लोग समतल मैदान और मंद ढालों पर बसने की अधिक वरीयता देते हैं। ठीक है, ऐसे क्षेत्र फसलों के उत्पादन, सड़क निर्माण, उद्योग की स्थापना के लिए तथा गृह निर्माण के लिए अनुकूल होते। देखिए, जहां की जनसंख्या समतल होगी, है ना, प्लेन होगी, लोग वहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे। रीजन है उसका, पहला कारण है वहां जो है फसल यानी खेती अच्छी से होगी। दूसरा, हम वहां पर उद्योग का निर्माण अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा, हम घर बना सकते हैं, सड़क बना सकते हैं, हर व्यवस्था हम वहां पर कैसी भूमि पर, समतल भूमि पर अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए लोग जो है समतल भूमि वाली जगह पे रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब है जलापूर्ति, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बिना जल के, बिना पानी के क्या जनसंख्या टिक पाएगी कहीं भी। खाना बिना तो 1-2 दिन रहा भी जा सकता है, लेकिन लोग पानी के बिना ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। जिस प्रकार से ऑक्सीजन हमारे लिए जरूरी है, उसी प्रकार से दूसरा नंबर पर ऑक्सीजन के बाद पानी की ही जरूरत होती है हम मनुष्यों की। मनुष्य की जैविक आवश्यकताओं में जल का स्थान भोजन से भी पहले है। ऑक्सीजन के बाद मनुष्य के लिए जरूरी चीज जल होता है, जल के बाद ही भोजन होता है, यानी कि भोजन से पहला स्थान जल का है। ठीक है, यद्यपि सामान्यतः जल भोजन के साथ ही सम्मिलित कर दिया जाता है। ठीक है, जल की आवश्यकता मुख्यतः 3 प्रकार की होती है जो निम्नलिखित है। ठीक है, जल की आवश्यकता किस प्रकार से होती है? 3 प्रकार की, बहुत प्रकार की होती है, इसमें 3 प्रकार के दर्शाया जाता है। हम लोग कुछ भी करते हैं तो जल की जरूरत से करते हैं, जल के बिना हम लोग कुछ कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे, है ना। बहुत सारी कामें जो हमारी दैनिक क्रियाकलाप में होती है, सब में जल का जो है भागीदारी है। पहले घरेलू आवश्यकता, खाना बनाना है, ये वो करना है, झाड़ू पोछा सब कुछ तो जल से ही सम्मिलित है। ठीक है, औद्योगिक कार्य की जल आपूर्ति, औद्योगिक का निर्माण करेंगे, ईंट जोड़ेंगे तो मसाला बनेगा बिना पानी के? का एसिड में देके मसाला बना देंगे बालू सीमेंट डाल के? हो पाएगा? है ना। सिंचाई के लिए जल पूर्ति, अर्थात जिन प्रदेश में जल की पूर्ति की सुविधाएं होती है उनमें आबादी होती है। जहाँ की जल की सुविधा अधिक होगी वहाँ आबादी अधिक होगी। आप लोग को पता होना चाहिए कि लोग पहाड़ी क्षेत्र में अभी भी आबादी बहुत कम मिलती है ना। अब धीरे धीरे बसने लगा है, लेकिन पहले के जमाने में अगर देखा जाए तो जिस एरिया में पहाड़ होते थे वहां जल बहुत कम मिलते थे। रीजन था कि जिस एरिया में पहाड़ होता है वहां की आंतरिक भूमि जो होता है ना, आंतरिक भूमि में जो अंडरग्राउंड वाटर, जल वाटर होता है, वो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है। पहाड़ निकल जाता है अंदर अगर बोरिंग किया जाता है तो। वैसे स्थिति में क्या होता है कि वहां की जनसंख्या जो है वो कम होती है। समुद्री तटीय पेटियों और नदियों के मैदानों का सघन आबादी इसके प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो समझिए कि जल के लिए हमें, जल जो है किन किन काम के लिए हमें जो है जरूरतमंद होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें पूछा गया कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन, वो देखो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक थे
ठीक है। जनसंख्या प्रभावित करने वाले मतलब कि देखिए जहाँ की जलापूर्ति अच्छी रहेगी, जहाँ का भूमि समतल रहेगा, ठीक है, जहाँ की भूमि समतल रहेगा, जहाँ का जो है मृदा जो बढ़िया रहेगा, वहां जनसंख्या रहना पसंद करेगी क्योंकि वहां सुविधा होगी उसको। लेकिन ये प्रभावित करने वाला कारक पूछ रहा है, आखिर किन कारण से जनसंख्या कम रहता है और मतलब चेंजिंग होता है ना, बदलाव पूछ रहा है। तो जनसंख्या परिवर्तन के जो है बहुत सारे घटक है, जिनमें जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक जैसे जन्म, मृत्यु और प्रवास, 3 घटक से अगर जनसंख्या है लेकिन उसमें परिवर्तन किन घटकों से हो रहा है। अब जहां की मृदा अच्छी नहीं वहां शुरू से जनसंख्या कम होगा, जहां जलापूर्ति नहीं वहां का शुरू से जनसंख्या कम होगा। लेकिन ये जनसंख्या का परिवर्तन के कारक का मतलब होता है कि जनसंख्या था लेकिन अब किन कारणों से नहीं है, किन कारणों से बदलाव हुआ, वो पूछना इसका काम। ठीक है, तो पहला है प्रवास। पहला है प्रवास। प्रवास जैसे यहाँ पर मान लिया जाए जिस इंस्टीट्यूट में हम पढ़ा रहे हैं, जिस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ अगर मान लिया जाए 100 बच्चे आ रहे हैं एक बैच, और एक बैच में 100 बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इनमें से 50% बच्चे कोई और कोचिंग में प्रवास कर जाए, तो क्या यहाँ के बच्चे की जनसंख्या में परिवर्तन होगी या नहीं होगी? एकदम हो जाएगी। तो वही बात को यहाँ लोग से किया है, जनसंख्या से किया है कि जब एक लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तब वो प्रवास कहलाते हैं। अब प्रवास करने से जनसंख्या में परिवर्तन होता है, और जहाँ के लोग जाते हैं वहां का जनसंख्या घट जाता है, और जहाँ जाकर रह जाते हैं वहां का जनसंख्या बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक है। मृत्यु दर से भी हमारे जनसंख्या में परिवर्तन होता है। किसी क्षेत्र में मृत्यु दर भी उस क्षेत्र का जनसंख्या में परिवर्तन लाता है। अब देखो बाबू, पहले के जमाना में क्या होता है कि कोई कोई बीमारी ऐसी रहती थी जो अगर किसी गांव में आ जाए तो वहां गांव के गांव पूरा क्या होता था, एकदम साफ हो जाता था। साफ होने का मतलब वहां की जनसंख्या कम जाती थी। रीजन था कि पहले वैक्सीन दवाई वगैरह नहीं था, और कोई जब बीमारी आती थी तो लोग जो है मर जाते थे इलाज के बिना। तो क्या होता था कि मृत्यु से क्या होता था कि जनसंख्या में परिवर्तन आता है। दूसरा है जन्म। अब जन्म, मृत्यु कम होगा और जन्म अधिक होगा। प्रजनन क्षमता से संबंधित कारक है। अगर प्रजनन क्षमता अधिक है तो वहां की जनसंख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि बताइए जनांकीय संक्रमण का उल्लेख करें। जनांकीय संक्रमण क्या होता है? तो जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत जो है, इसका इस सिद्धांत के मूल रूप सबसे पहले कब 1929 में W.S. थॉमसन नामक एक अमेरिकन वैज्ञानिक जो है जनसंख्याविद यानी जनांकीविद ने दिया था। किसका? संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को कौन दिए थे? तो देने वाले थॉमसन थे। वो कब दिए थे? तो 1929 में। इनका जन्म जो है, जिसके बाद में 1945 में इन्हें जो है नोएस्टिन भी संशोधित करके प्रस्तुत किया था। नोएस्टिन नामक जो है वैज्ञानिक था, है ना, ये भी एक प्रकार से जनांकीय था जो भी इन्हें प्रस्तुत किया था। ठीक है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या वर्णन और भविष्य की जनसंख्या का पूर्व अनुमान के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी जगह, किसी एरिया का जनसंख्या वर्णन, मतलब कि अभी क्या जनसंख्या है इसके लिए, या फिर दूसरा आने वाले समय में जनसंख्या क्या रहेगा इसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। पहला अवस्था है कि इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इनमें उच्च जन्म दर और मृत्यु दर होता है। जन्म दर भी उच्च होता है और मृत्यु दर भी अधिक होता है। ठीक है। 200 साल पहले विश्व के सभी देश जनांकीय संक्रमण में इसी अवस्था में थे। मतलब कि 200 साल पहले सभी देश, दुनिया के जितने भी देश है, सभी देश का यही हाल था। अधिक पैदा भी होता था और लोग अधिक मर भी जाता था। मतलब कि जन्म दर भी अधिक था और मृत्यु दर भी क्या था, अधिक था। ठीक है। चलिए, उसके बाद है इस अवस्था में जनसंख्या में प्रजननशीलता और मृत्युता अधिक होती है। प्रजननशीलता भी अधिक होती है और मृत्यु होने की क्षमता भी अधिक होती है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, धीमा होता है, क्योंकि लोग जो है जितना ज्यादा जन्म लेते हैं उतना ही अधिक जो है इनका जो है जनसंख्या कमता भी है। ठीक, क्यों? क्योंकि मृत्यु दर भी अधिक होती है। महामारी के कारण जनसंख्या में कमी भी आती है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहती है, यानी कि जो भी जनसंख्या उसका मुख्य काम क्या रहता है, कृषि रहता है। कृषि से ही अपना जीवन यापन करते हैं। ठीक है। अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। जनसंख्या अशिक्षित होती है।
जनसंख्या क्या होती है? अशिक्षित होती है, क्योंकि शिक्षित जनसंख्या में क्या होता है कि प्रजनन क्षमता तो लोग में रहता है, लेकिन वो प्रजनन का कार्य नहीं करते हैं उतना, अर्थात या तथा उसकी जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अशिक्षित रहने के कारण जीवन प्रत्याशा, अब लोग अनपढ़ रहेगा तो रोजगार भी वो उतना बढ़िया से नहीं कर पाएगा और ना ही कोई अन्य कार्य कर पाएगा। ठीक है, ऐसा हम नहीं करते कि जो अनपढ़ लोग है वो भूखे मर रहा है, लेकिन शिक्षित लोग की अपेक्षा जो व्यक्ति अशिक्षित है उनमें थोड़ा सा नॉलेज की कमी हो जाती है। द्वितीय अवस्था में, इस अवस्था में मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा अधिक होती है, अधिक तेजी से गिरावट आती है। मतलब कि जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर में गिरावट आती है। मतलब कि जन्म तो हो रहा है लेकिन मृत्यु दर, जन्म में जितना जन्म हो रहा है उतना मृत्यु दर नहीं हो रहा, उनमें गिरावट आती है। गिरावट आने के कारण है लोग थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। शुरुआत में प्रजननशीलता उच्च होती है किंतु समय गुजरने के साथ साथ घटने लगती है। शुरुआत में प्रजननशीलता अधिक होती है लेकिन समय के अनुसार वो घटने लगती है, जिसके वजह से जन्म तो अधिक होता है लेकिन मृत्यु दर कम होता है। ठीक है, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मृत्यु में कमी आने लगती है, जनसंख्या में शुद्ध जो है योग उच्च होता है। मतलब जैसे स्वास्थ्य में सुधार आया है ना, मृत्यु में कमी आया तो क्या होगा, जनसंख्या सही हो जाएगा, मतलब कि वो शिक्षित होगा। आप लोग को पता होगा, आप लोग गांव में देखे होंगे, जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कि जिसके घर में 1 बच्चे रहेंगे वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, लेकिन जिसके घर में 5-6 बच्चे रहेंगे वो सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे या ना भी पढ़ेंगे, है ना। तो क्यों? क्योंकि आर्थिक स्थिति उनका सही नहीं रहता है। अब तृतीय अवस्था है, इस अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही तीव्र गति से गिरावट आती है, ना तो ज्यादा जन्म होता है और ना ही ज्यादा मृत्यु होती है। अभी वही सिस्टम चल रहा है, ना तो लोग जो है ना तो ज्यादा जन्म देते हैं बच्चों की और ना ही चाहते हैं कि बच्चों की जनसंख्या कम है, एक ही बच्चा हो लेकिन सही हो, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उनमें मंद गति से वृद्धि होती है, धीरे 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 वृद्धि होती है, या फिर जनसंख्या स्थिर रहने की संभावना होती है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया आप लोग से कि जनसंख्या बढ़ोतरी या ह्रास के परिणामों की चर्चा करें। जनसंख्या बढ़ोतरी और ह्रास मतलब कमी क्या होता है। जन्म, मृत्यु और प्रवास जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख कारक है, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। एक विकासशील अर्थव्यवस्था जनसंख्या में थोड़ी सी वृद्धि भी वांछनीय है, जबकि एक विकसित अर्थव्यवस्था में एक स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। देखिए, अगर वो विकासशील देश है तब तो अगर जनसंख्या थोड़ी सी वृद्धि भी हो जाती है तो लोग धीरे धीरे संभाल लेते हैं, लेकिन यदि जनसंख्या विकसित अर्थव्यवस्था में भी एक स्तर के बाद, एक उसका निम्न एक स्तर होता है, स्तर के बाद अगर वृद्धि करे तो इस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। जितना चाहिए, जितना उसका स्तर है जनसंख्या का, उससे अगर अधिक वृद्धि होगा तो विकासशील देश रहे या विकसित देश रहे, प्रॉब्लम हर जगह होगी। ठीक है, चलिए, बढ़ती हुई जनसंख्या भूमि या प्राकृतिक संसाधनों अधिक पर दबाव डालती है। अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या चीज पर, भूमि पर। भूमि पर मतलब कि भूमि का कमी हो जाएगा, लूटामारी करेंगे। जैसे अभी क्या है बिहार में जनसंख्या सबसे ज्यादा अधिक है यूपी में, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है बिहार में, मतलब कि लोग यहाँ ज्यादा है, लोग यहाँ भूमि की अपेक्षा ज्यादा है। अभी बिहार में जमीन इतना महंगा बिकेगा कि लोग जो है खरीदने के लिए खोजते रहते हैं। ठीक है, कई स्थानों पर स्वच्छ जल की अभी से समस्या उत्पन्न होने लगी है, वनों का ह्रास हो रहा है, मिट्टी का अपरदन की समस्या उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार जो है जनसंख्या वृद्धि का जो है कारण, निम्न परिणाम है। जनसंख्या अधिक होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या भुगतिएगा, जो यहाँ देख लीजिए। पहले नंबर, आवास और सामाजिक सुविधा में कमी आ जाएगी अगर जनसंख्या रहेगा तो। अगर जनसंख्या रहेगा तो बेरोजगारी तो होना ही होना है, क्योंकि सरकार, अब देखो हम अगर बोले तो लोग कहता है कि सरकार जो है जॉब नहीं दे रही, नौकरी नहीं दे रहा, रोजगार नहीं दे। भैया सरकार कैसे रोजगार देगा, जितना सीट रहेगा उतनी ना लेगा। वो तुमको वैकेंसी दे दे, बहाली करके कौची करेगा, अपना घर का पोछा मरवाएगा तुमसे। जितना सीट रहेगा उतना ही देगा सरकार आपको वैकेंसी। लेकिन लोग कहता है ये सरकार वो सरकार जॉब नहीं देती है, नौकरी नहीं देती है ना, वैकेंसी नहीं निकालती है। कैसे निकाले, अपना मन से कोई निकाल देगा अपना घर में पोछा लगाने के लिए, जितना जगह सीट रहेगा उतना ही ना निकालेगी। लेकिन लोग अपना जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं करते हैं और सरकार को दोष दे देते हैं कि सरकार जो है जॉब नहीं दे रही, सरकार नौकरियां नहीं दे रही है। सरकार कैसे नौकरियां देगी?
तो सबसे बड़ी चीज होती है जनसंख्या। अगर आपका जनसंख्या कंट्रोल है, पूरे बिहार की जनसंख्या कंट्रोल अगर रहता, जितना चाहिए उतना रहता, तो कहते हैं कि अगर कोई भी चीज का वैकेंसी जितना सरकार निकालती है उतना में जगह खाली रह जाता। लेकिन यहाँ क्या होता है कि वैकेंसी जितना सीट चाहिए ओकरा से 10 गुना का, लाखों गुना ज्यादा जनसंख्या, तो प्रॉब्लम तो होगी। लोग सरकार के दोष देते हैं। रहन सहन की निम्न स्तर, गरीबी, कुपोषण, ये सब क्या है? जनसंख्या वृद्धि का परिणाम है। संसाधन का दुरुपयोग, औद्योगिक क्षेत्र का धीमा विकास, अशिक्षा और रूढ़िवादिता, बाल श्रम, बाल शोषण, अपराधों में वृद्धि, नैतिक मूल्यों का पतन, सामाजिक तनाव में वृद्धि और पारिस्थितिक असंतुलन। ज्यादा जनसंख्या रहेगा बाबू तो पारिस्थितिक भी जो होती है वो भी असंतुलित हो जाएगी, पर्यावरण भी असंतुलित हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताइए। जन्म दर क्या होता है, मृत्यु दर क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर निम्नलिखित है, ऐसी पॉइंट बना के लिखिएगा। हाँ, जन्म दर पहला कि 1 वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश के जन्म जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगा? जन्म दर कहलाएगा। 1000 जनसंख्या, प्रति 1000 जनसंख्या पर किसी देश के जीवित बच्चों की संख्या, क्या? जीवित बच्चों की संख्या को हम लोग जन्म दर कहेंगे। किसी देश की जनसंख्या वृद्धि का अध्ययन के लिए जो है जन्म दर का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या अध्ययन के लिए जन्म दर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जन्म दर में तीव्र गिरावट से जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ जाती है। अगर तीव्र गिरावट हो जन्म दर में होगा तो जीवन प्रत्याशा में भी गिरावट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इसमें पूछा गया कि किसी देश की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने पर वहां के आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? आर्थिक विकास, जैसे जनसंख्या बढ़ेगा श्योर समझ लीजिए कि आर्थिक विकास उसका एकदम निम्न होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। खैर पढ़ लेते हैं। किसी देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होते हैं, जिसमें निम्नलिखित है। कौन कौन है? पहला, भोजन की समस्या। जनसंख्या अधिक रहेगी तो भोजन बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। जब तक कमाएंगे नहीं तब तक भोजन बहुत मेहनत से मिलेगा। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण जो है भोज्य पदार्थों की आवश्यकता की पूर्ति कठिन हो जाती है। ठीक है, आवास की समस्या है ना। जनसंख्या की वृद्धि के कारण जो है निवास स्थानों में कमी हो जाती है, क्योंकि जमीन रहेगा तब ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें क्या होता है, भूमि का दबाव होता है। ठीक है, लाखों लोग झुग्गी तथा झोपड़ियों में निवास करने के लिए विवश हो जाते हैं। चाहते नहीं है लेकिन विवश हो जाते हैं क्योंकि जनसंख्या अधिक है। ठीक है, चलिए उसके बाद है बेरोजगारी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आ जाती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो है बेरोजगारी क्यों होता है? जनसंख्या में ही वृद्धि के कारण बेरोजगारी होता है, वरना अगर जनसंख्या ना रहता ना तो लोग सरकार के सहारे क्या अपने बदौलत भी रोजगार करते, प्राइवेट जॉब करते और अच्छे खासे पैसे कमाकर अपना दिनचर्या अच्छे करते। लेकिन जनसंख्या ही इतना था है कि लोग करेगा कुछ होगा कुछ, है ना। आर्थिक विकास कम होने से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और बेरोजगार की संख्या क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, निम्न जीवन स्तर जनसंख्या वृद्धि के कारण है। अधिक जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति आय कम जाती है, इसलिए जीवन स्तर में गिरावट आ जाता है। जनसंख्या बढ़ेगा आपका जीवन स्तर क्या हो जाएगा? एकदम कम जाएगा, आप एकदम निम्न जीवन स्तर से जीने लगिएगा। ठीक है, जनसंख्या कृषि पर अधिक दबाव। अब जनसंख्या ज्यादा रहेगा, पैसे नहीं रहेंगे, आपके पास जॉब नहीं रहेंगे, सरकारी नौकरियां नहीं रहेगी, रोजगार नहीं रहेगा, आपके पास थोड़ा मोड़ा जो खेत पूर्वजों के द्वारा बचाया गया रहेगा, आप मजबूर हो जाइएगा, उसी में मजदूरी कीजिएगा, कमाइएगा और अपना जो है जीवन यापन कीजिएगा। कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। बचत में कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण कीमतें बढ़ जाती है। ठीक है, और बचत कम हो जाती है। कीमत, किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा। जितना आप पैसा कमाइएगा, 100 रुपया कमा रहे हैं, 100 रुपया कमा रहे हैं, 90 रुपया का वस्तु है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि आप 90 रुपया दे दिए, बचा 10 रुपया। लेकिन क्या होगा, अगर आपके पास जो है अच्छा खासा इनकम है,
ये आप जो है 5 व्यक्ति में खर्च कर रहे हैं। अगर आप एक ही व्यक्ति रहेंगे तो ये इतना चीज लीजिएगा 90 रुपया के नहीं लीजिएगा, कम लीजिएगा इसका। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास जनसंख्या कम रहता है तो जनसंख्या कम रहेगा तो आपका बचत अधिक होगा, और कीमतें किसी चीज की कीमत बढ़ भी जाए तो आपका जो है बचत में कमी नहीं आएगा। बचत कम होने के कारण लोगों को शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधा कम मिल पाती है। आपके पास पैसे नहीं रहेगा तो सुविधा कैसे मिल पाएगा। हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी ट्रैवल करते हैं, बस से करते हैं, जिस चीज से करते हैं तो हमें पैसा लगता है। अब पैसे नहीं रहेगा तो हमारे पास उचित व्यवस्था कोई भी चीज का नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर पढ़ने से हम सभी को एक सीख तो जरूर मिलती है कि जितना जनसंख्या अधिक रहेगा हम लोग सुखी संपन्न उतना ही रहेंगे। खैर ये चैप्टर है ही, लेकिन इससे हमें व्यवहारिक नॉलेज भी मिलता है। ठीक ना, तो उम्मीद करते हैं आप लोग से कि जितना पढ़ाएं उतना आप लोग याद कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।